हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। मुझे उम्मीद है कि आप भी जो है पूरे अच्छे ढंग से फिट होंगे, मेरे क्लास को पूरी तरह से इंजॉय मूड में पढ़ने के लिए मेरे क्लास का इंतजार कर रहे होंगे। आइए एक बार फिर से मैं आपका पूरी तरह से वेलकम करता हूं अपने क्लास में। और उससे पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उन बच्चे के लिए काफी प्रॉफिट वाली बात है कि जो बच्चे 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं वैसा क्वेश्चन का कंटेंट लाया हूं, वैसा बेस लाया हूं जो आपको एग्जाम में काफी मदद करेगा, जो आपको बेस में काफी मदद करेगा। इसके सहायता से आप एग्जाम में मैथ के मार्क्स को काफी हद तक ज्यादा ले जा सकते हैं। मैथ के मार्क्स में कुछ आपका इंक्रीजिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो यही सब बात है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं एक बात और कि मैंने अपने जो है चैनल का नाम पहले बिहारी मैथ था, लेकिन वहां पर किसी कारण जो है कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वहां पर मैंने इसका नाम भाई मेरी बहन मेरी क्या रख दिया, बिहारी मैथ फॉर यू रख दिया। ठीक है, फॉर यू रख दिया। यह मैथ को रखने में जो है चैनल का नाम मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैं इसके पीछे में जो फॉर यू जोड़ दिया। जो इसका कुछ अलग फायदा है, कुछ अलग इसका इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। मुझे उम्मीद है कि यह नाम को आप भली भांति जान गए होंगे, समझ गए होंगे। कोई भी यूट्यूब पर आज आप ऐसे नाम से सर्च करेंगे तो आप वहां मेरा वीडियो पाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, कल का जो 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव हुआ था, उस ऑब्जेक्टिव में जो है कुछ क्वेश्चन और भी बच गया था। मैं पूरी उम्मीद से, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से, पूरी विश्वास से आज कुछ क्वेश्चन को उसी में का सॉल्व कराता हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से हो जाइए तैयार। और अब हम क्वेश्चन को करने वाले हैं और आर और पार। ठीक है, उससे पहले किसी भी तरह का आपके माइंड में बोझ है, टेंशन है या कोई फिक्र है, तो फिर से इसे किसी को किराए पर दे दिए और मेरे साथ बिल्कुल साथ रह के एक भली भांति, एक अच्छा माइंड लेके, एक अच्छा माइंड में को साफ करते हुए हम चीजों को देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आज आपका 50 क्वेश्चन का ही ऑब्जेक्टिव जो चल रहा था वही चलेगा। एक बार 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव मैं तो नहीं हो सक रहा, क्योंकि उसमें थोड़ा एक्सप्लेन में चर्चा हो जाता है, मैं टाइम जो ज़्यादा जो है खर्च हो जाता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच जाऊँ, ताकि आपको आसानी वे में समझ में भी आ जाए और आगे के लिए प्रोसेस भी आसान हो जाए आपका। ठीक है, चलिए भाई मेरे आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन क्या रहा कि बेलन है, किसका है, बेलन है। ठीक है, बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, हो तो बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई, इसका जो हाइट है भाई मेरे वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, भली भांति जानते हैं। आपके बोर्ड के ऊपर सबसे पहला आज का क्वेश्चन रहा मेरे प्यारे भाई एवं बहना, क्या रहा कि बेलन का व्यास दिए हुए 28 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, अब यहां पर आपके सामने भाई मेरे मैं समझाना स्टार्ट करता हूं। मैं बार बार बोलता हूं ये बात कि क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से पहले समझ लो, क्वेश्चन को परख लो, उसके बाद अपना हथियार पेन उठाओ और फिर वहां तक आंसर तक पहुंच जाओ। ठीक है, तो हम समझते क्या है कि क्वेश्चन आपका है क्या, कौन से पैटर्न का क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक से पता ही चला कि ये बात से ये शब्द ये कह रहा है कि हम बेलन वाले पार्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, बेलन का क्वेश्चन है। तो इस तरह से बेलन का आकृति तो आप लोग भी जानते हो, ये हो गया, ये इसका रेडियस होता है, ये इसका रेडियस, यहां से इसका ये हाइट होता है। ठीक है, यहां पर भाई मेरे कह रहा है आप धीरे धीरे हम लोग जाएंगे। ये इस तरह से सर्किल का एक रूप होता है, गोलाकार आकृति होती है। तो मैंने बताया था कि गोलाकार आकृति जो होती है जिसे हम लोग सर्किल वृत्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब आपके सामने जो है बेलन का व्यास का मतलब है भाई मेरे, व्यास जो होता है ना,
वो व्यास जो होता है, कोई भी वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम लोग व्यास कहते हैं। ये जो व्यास है, ठीक है, तो ये यहाँ इसका आधा जो होता है त्रिज्या कहलाता है। तो व्यास जो होता है, यानी कहने का मतलब है कि 2r बराबर जो दे रखा भाई मेरे 28 सेंटीमीटर दे रखा है, इसलिए r बराबर क्या होगा, ये 2 से 28 ये 14 बार में कट जाएगा, यानी 14 सेंटीमीटर। पता ही चला भाई मेरे कि मैंने r का वैल्यू, मैंने रेडियस का वैल्यू, मैंने त्रिज्या का वैल्यू 14 प्राप्त कर लिया। अब आगे प्रोसेस को देखते हैं। इसका ऊंचाई जो है मेरे भाई, इसका कितना है, 14 आया, यही इसका रेडियस होता है। अब इसका ऊंचाई है भाई मेरे 20 सेंटीमीटर, कितना है, 20 सेंटीमीटर है। इतनी बात समझ है। मैं यहां पर एच को भी लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, 20 सेंटीमीटर एच है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर क्या है, एच है। अब इससे पता ही चला कि मैंने इस क्वेश्चन के सहायता से इसमें जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था, जैसे जहां तक हम आंसर तक जाएंगे, जिसके जरिए से मैंने उसको पहले बाहर निकालने का कोशिश किया। यही मैथ का रूल कहता है कि पहले आप मैथ के प्रोसेस को बनाने से पहले क्वेश्चन की प्रोसेस को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन मेरे से कहा कि कोई बेलन का चर्चा, मैंने बेलन का स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया, ठीक है। व्यास का बात कहा, यानी व्यास 2r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। इसके सहायता से मैंने रेडियस का वैल्यू प्राप्त किया, त्रिज्या का मान ज्ञात किया। त्रिज्या का जो मान आया भाई मेरे 14 सेंटीमीटर आया। अब यहां पर आगे प्रोसेस देख रहे हैं क्वेश्चन का कि इसकी ऊंचाई यानी इसकी हाइट जो है 20 सेंटीमीटर, यहां से यहां इसका हाइट होता है, ठीक है। जब बेलन को डीपली पढ़ाएंगे तो सारी चीज बता देंगे कि बेलन कैसे बनता है, यहां रेडियस क्या होता है और हाइट क्या होता है, सब चीज। अभी फिलहाल के लिए आप जानो कि यह स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका हाइट 20 सेंटीमीटर हुआ। इसमें कहा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये वाला पूरा ऊपर भी नीचे भी और इस तरह का जो होता बेलन होता है, ये आकृति का भी ये पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो इससे पहले ये बात हुआ कि बेलन के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो बेलन की पूरी फॉर्मूला हमारे माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए। अगर बेलन का फॉर्मूला हमारे माइंड में नहीं है, उसका बेस हमारे माइंड में नहीं है, तो आप समझ जाओ कि क्वेश्चन के आंसर पर पकड़ भी आपका नहीं होगा। इसीलिए बेलन का आयतन क्या होता है ये भी आपको मालूम करना जरूरी है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है ये भी मालूम करना जरूरी है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है ये भी मालूम करना जरूरी है। तभी आप क्वेश्चन के हद तक जाओगे, क्वेश्चन के आंसर तक जाओगे। आपसे लास्ट क्वेश्चन कह रहा भाई मेरे कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसके लिए फॉर्मूला होता है, देख लेना, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। क्या होता है भाई मेरे? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। अब यहां पर 2 है, 2 लिख देंगे। पाई का वैल्यू जो होता है इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा 22/7 लिया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या लिया भाई मेरे? 22/7 लिया। रेडियस कितना निकाला? 14 यानी 14 है, ठीक है। आर का वैल्यू भाई मेरे 14, हमने 14 पुट कर दिया। एच का वैल्यू भाई मेरे 20 है, हमने 20 पुट कर दिया, ठीक है। यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर में अब हो जाएगा, क्योंकि ये लंबाई था सेंटीमीटर में, तो अब इसका क्षेत्रफल निकालने तो क्षेत्रफल हमेशा जो होता है स्क्वायर में होता है, वर्ग मीटर में होता है या वर्ग सेंटीमीटर में होता है। ये सब बात का नॉलेज रखेंगे, छोटी मोटी बात है। लेकिन 7 दूनी क्या हो गया? 14 हो गया। अब 22 यहां पर हो गया, 2 मल्टीपल 22 मल्टीपल 2 हो गया। इस तरह से जब इसको जोड़ोगे भाई मेरे तो 14 और 20 को जब जोड़ोगे तो 34 आ गया, ठीक है। 14 20 क्या आ गया? 34 आ गया। अब ये पूरे का जो कैलकुलेशन करके जो आंसर आ गया वही आपका परफेक्ट आंसर होगा, वही आपका लास्ट मंजिल होगा, वही आपका एंड पॉइंट होगा इस मैथ का। तो 22 दूनी 44 दूनी 88 हो गया। 88 मल्टीपल 14 हो गया, 34 हो गया। किसी रफ में क्या करेंगे कि 34 में 88 से मल्टीपल देंगे। 8 चौके 32 के 2 हाथ में रहा 3, 8 या 24 से 3 क्या हो गया? 27। फिर 88 से ही करना है, कुछ ना करेंगे। 2 7 2 हो गया। अब ये 2 हो गया, 7 2 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, ये 2 हो गया। पता ही चला कि इसका जो हो गया 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई टेंशन आपको नहीं हुआ होगा। भाई मेरे किसी भी सूत्र, किसी भी चीज को ज्ञात करना हो या उसका कंसेप्ट में अगर फॉर्मूला आता है तो पहली बात आपको क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि उस फॉर्मूला का नॉलेज आपको माइंड में होना बहुत जरूरी है, और जिसके सहायता से आप रिजल्ट पर जाओगे। तो मैंने देखा कि यहाँ पर रेडियस निकाला तो 14 सेंटीमीटर, हाइट निकाला 20 सेंटीमीटर, बात कर रहा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो वहां पर इसका फॉर्मूला को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। पुट करने के बाद कैलकुलेशन का
जो प्रोसेस है मैंने वहां पर रखा और रखने से कैलकुलेशन की सहायता से मैं रिजल्ट पर पहुंचा। पता ही चला कि इसका आंसर जो आया 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, जो आपका क्वेश्चन का यही मांग रहा था, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन बात यहां पर क्या है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ना मांग रहा है। आइए दो चीज मैं आपको और बता देता हूं, 2 नंबर का और चीज आपको मैं फॉर्मूला बेस पर सिखा देता हूं। क्या सिखा देता हूं भाई मेरे, अगर इसका आयतन बोले, क्या बोले भाई मेरे, आयतन बोले, जिसे हम लोग वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, स्मॉल v रखते हैं, तो याद रखिएगा इसका वॉल्यूम होता भाई मेरे पाई आर स्क्वायर होता है। किसका होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी बेलन का। ये पूरी बात जो थी, प्लानिंग थी, ये बेलन में थी, ठीक है, बेलन में। यहां पर हम बेलन में लिख देंगे, ये टॉपिक हो गया, फिर उसके बाद इसका आंसर टेबल। तो इसका आयतन होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h होता है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है भाई मेरे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो यहां पर होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जैसा कि अभी आपको प्राप्त किया मैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है भाई मेरे, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, ठीक है। तो इतनी बात को आप ध्यान में रखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी भी टॉपिक को अगर ऑब्जेक्टिव आपका मैं बता रहा हूं, तो मैं सोच रहा हूं कैसे कि एक मेंस लेवल का मैं पढ़ाऊं आपको, उस क्वेश्चन के जरिए से 2-3 क्वेश्चन आपको और सिखा दूं, उस क्वेश्चन के 1 नंबर से आपको 3-4 नंबर और दिला दूं। यहां पर ये वही उसका कंसेप्ट है कि मैंने यहां पर निकालना मुझे था संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, लेकिन मैं आपको सिखाने में यह मदद किया कि इसका आयतन का फॉर्मूला भी लिखा दिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी लिखा दिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी लिखा दिया। अब इसके कंसेप्ट में जो बात भी अगर लास्ट में आपसे पूछे, तो मुझे उम्मीद है कि इसके जरिए से आप वहां तक बना दोगे जैसे अभी बनाए, ठीक है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसका जल्दी से आप भाई मेरे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आज मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आपको थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा सिखा दूं, जो आपके एग्जाम के लिए दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो एग्जाम के लिए, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहें, मेरे साथ लगे रहें, आप जो है बिल्कुल हड़बड़ाए नहीं, बिल्कुल गड़बड़ाए नहीं, आप मेरा साथ दें। मैं आपको अच्छा मैथ में एक अच्छा पकड़ बना दूंगा। भले ही मेरे पास अब टाइम नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ईमानदारी है, और वह ईमानदारी ऐसा ईमानदारी है कि 20 क्वेश्चन भले ही बता दूं, लेकिन उस 20 क्वेश्चन से मैं 200 क्वेश्चन बनाने में आपको सिखा दूंगा कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके सामने है, क्या है कि यदि घन का विकर्ण, यदि घन का विकर्ण की लंबाई, यदि घन की विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, यदि घन की विकर्ण की लंबाई जो है भाई मेरे 6√3 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बराबर पूछते रहता है, इसलिए आपको ये सब क्वेश्चन पर थोड़ा पकड़ होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। आइए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं भाई मेरे कि आपके सामने जो टॉपिक आ रहा है, जो बात कह रहा है, वह टॉपिक है घन, ठीक है, एक घन है। तो इसका मतलब ये हो, जब घन का बात आ जाए तो माइंड ये सोच ले कि घन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बात है, वो बात का नॉलेज हमारे माइंड में होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा कि घन में, क्या लिखे हैं, घन में, ना कि गन में, ठीक है, घन में। इतनी बात समझ में आ गया। घन में क्या है, इसका विकर्ण ये दिया है आपके सामने, क्या दिया है विकर्ण बराबर, ठीक है, विकर्ण बराबर 6√3। भाई मेरे आपके सामने जो ऑलरेडी क्वेश्चन में चर्चा कर दिया है कि विकर्ण जो है वो कितना है, 6√3 है, ठीक है। विकर्ण कितना, 6√3। घन इस तरह का होता है, ये भी बात आप याद रख लें, इस तरह का घन होता है, ठीक है। और जिसका विकर्ण जो दिया है वो 6√3 दिया है। तो इससे पहले ये बात आप जान लो कि विकर्ण जब घन में दिया हुआ है, तो विकर्ण के लिए फॉर्मूला होता है, घन में क्या होता है भाई मेरे, √3 गुने भुजा होता है। √3 गुने क्या होता है, भुजा होता है। इतनी बात समझ में आ गया कि ना आया। 6√3 यहां पर लिख देंगे। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि विकर्ण का मान दिए हुए 6√3 दिए हुए, विकर्ण का मान 6√3 दिए हुए, हमने विकर्ण के जगह पर 6√3 दे दिया, विकर्ण बराबर लिख दिया 6√3। अब इसके सहायता से विकर्ण का फॉर्मूला लगाया, √3 गुने भुजा होता है, √3 गुने भुजा होता है, √3 गुने भुजा होता है। उसके रिस्पेक्ट में
देख रहे हैं √3 से 3 कट गया, यानी भुजा बराबर हो गया भाई मेरे 6, यानी भुजा बराबर क्या हो गया 6 हो गया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इससे मैंने पहले बताया था कि घन पढ़ रहे हो तो घन से सारी बातों का नॉलेज, सारी बातों का कंसेप्ट आपके माइंड में होना जरूरी है। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है भाई मेरे, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ना 6 गुना भुजा का स्क्वायर, 6 गुना भुजा का स्क्वायर। और भुजा को हम लोग जो होता है ऐसे फंक्शन में ए से इंडिकेट करते हैं। क्या ए से इंडिकेट? ए से, इसलिए मैंने ए स्क्वायर दे दी, यानी इसका मतलब हुआ कि ये भुजा है। क्या है? भुजा ही है। ऐसा मत समझें कि ये ए अब कहां से आया, ठीक है? आपके माइंड में अगर ऐसी बात है तो इसलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। अब ये 6, अब भुजा कितना निकाला भाई मेरे? 6 निकाला, 6 के स्क्वायर दे देंगे, ये हो गया 6 हो गया, 6 का स्क्वायर आपने पढ़ा होगा 36 हो गया। इस तरह से 6 6 के क्या हो गया 36, 6 और 6 18, 3 कितना हो गया 216। यहाँ पर पता ही चला कि इसका जो क्षेत्रफल आया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैंने क्वेश्चन को कैसे पैटर्न पर पहले लिखा, उसके सहायता से आंसर पर कैसे गए, कैसे हमने पकड़ बनाया, कैसे उसको क्वेश्चन के अंदर से उसको बाहर निकाला, जो जिससे मुझे आंसर तक पहुंचना है। यही कंसेप्ट मैं बार बार हर क्लास में, हर पार्ट में मैं इस पर बार बार बताता हूं कि सिर्फ आप क्वेश्चन पर पकड़ बना लो, बाकी देखो मैथ को बिल्कुल जो है बायां हाथ दायां हाथ चुटकियों में आप बना के दिखा दोगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। हम अब तीसरा क्वेश्चन के पास आते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गया कि घन का विकर्ण फॉर्मूला होता है √3 गुने भुजा होता है। अब अगर पूछ दे कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये सब कंसेप्ट आप माइंड में रखेंगे जो आगे चल के आपके लिए काफी उपयोगी होगा, बहुत काम देगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन के पास जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन के पास समझते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है। आप मेरे साथ बने रहें। अब कह रहा है भाई मेरे, क्या कह रहा है यहां पर? कह रहा है यहां पर कह रहा है कि बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल का पार्ट है। बहुपद 6x² माइनस 11x माइनस 11x प्लस 3 के शून्यक होंगे, 3 के शून्यक होंगे। शून्यक के शून्यकों का योग ज्ञात करें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपद यानी पॉलिनोमियल वाला पार्ट है, वहां पर 6x² माइनस 11x प्लस जो है 3 के शून्यकों का योग ज्ञात करें। शून्यकों का योग ज्ञात करें। बहुपद है, शून्यक है, बहुपद है, शून्यक है, बहुपद है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुपद का मतलब हुआ कि ये वाले फॉर्म का बात करता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 वाला बात है। ठीक है, a बराबर 0 नहीं हो सकता। तो उसके रिस्पेक्ट में जब हमने बहुपद पढ़ा होगा क्लास में, जब हमारे टीचर कोई पढ़ाए होंगे, तो बहुपद जो है वो क्या कहता है, उसमें क्या रूल है शून्यक का, क्या रोल है शून्यक का, कैसे हम लोग योग निकालते हैं, कैसे हम लोग गुणनफल निकालते हैं, उसकी बात का जानकारी रखना आपको बहुत जरूरी है। अगर उसकी बात की जानकारी आपके पास ना है तो आप समझो कि ऐसे मैथ को आप डील नहीं कर सकते हो। कितना हूं आप हाथ पैर मार लो लेकिन इसके रिजल्ट तक आप नहीं पहुंचोगे। ठीक है, तो यहां पर बहुपद के लिए हम लोग ये जाना है कि इसके लिए एक टर्म होता है, एक जो है इसमें कंसेप्ट होता है x² प्लस bx प्लस c। किसी भी तरह का ऐसा पार्ट में अगर दिख जाए तो हम कहेंगे कि यह बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन अगर इतना बराबर 0 हो जाए तो वहां पर यह द्विघात समीकरण का फॉर्म आ जाएगा। लेकिन इतना बड़ा 0 ना हो तो उसके कंसेप्ट में सिर्फ यहां 0 ना हो, a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर यहां 0 हो गया तो ऐसे रूल को यह फॉलो नहीं करेगा, यानी इसका कंसेप्ट का क्वेश्चन नहीं होगा। अब देखो शून्यकों का योग, तो मैंने बताया था पिछले वाले ऑब्जेक्टिव वाला ही क्लास था, उसी में बताया था कि शून्यकों का योग का मतलब बहुपद में दो जिस तरह से द्विघात है, इसमें मैक्सिमम घातों की संख्या 2 होती है, तो इसके शून्यक भी कितना होंगे? 2 होंगे। एक शून्यक को हम लोग अल्फा से इंडिकेट करते हैं, एक शून्यक को हम लोग बीटा से इंडिकेट करते हैं। यही बात तो चर्चा किया था, एक शून्यक को अल्फा से, एक शून्यक को बीटा से। भाई मेरे शून्यकों का योग का मतलब, शून्यकों का योग का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग अगर पूछ दे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग
शून्यकों का योग, इसका मतलब यह कंसेप्ट कह रहा, क्या कह रहा, अल्फा प्लस बीटा मांग रहा, अल्फा प्लस बीटा मांग रहा, और इसके लिए सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। इसके लिए सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। उससे पहले मेरे बी को मालूम करना, उससे पहले मेरे ए को मालूम करना है। अब बी और ए को कैसे तलाश करेंगे, अब यहां पर टेंशन हो गया कि माइनस बी बाई ए तो फॉर्मूला मुझे याद है, लेकिन इसका पकड़ नहीं पा रहे हैं कि ये बी कौन होगा, ए कौन होगा, ये कैसे हम लोग खींचते हैं। तो आइए मेरे साथ आप बने रहे, देखिए मैं सिखाऊंगा कैसे खींचते हैं। अब यहां पर आपके सामने जो बहुपद है भाई मेरे, क्या बहुपद दे रखा है, 6x² है, माइनस 11x है, प्लस 3 है। तो इसके रिस्पेक्ट में रूल ये कहता है, रूल क्या कहता है, x² का जो कॉफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं, x² का जो गुणांक होता है उसको a बोलते हैं। तो a के जगह पर कितना है भाई मेरे, 6, यानी a का मान बता दिया कि 6। इतनी बात तो समझ में आ गया। और x के कॉफिशिएंट को b बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं। बात समझ में आया, x के गुणांक को b बोलते हैं। तो यहाँ x के b के जगह पर क्या है भाई मेरे, 11। तो पता ही चला कि यहाँ पर 11 है। यहाँ क्वेश्चन में तो 2 ही अलजेब्रिक नाम बताना, b और a पता लगाना, बाकी आप जानकारी के लिए ये भी जान लो, बाकी जो बचा उसको c बोलते हैं, बाकी जो बचा उसको क्या बोलते हैं, c। तो यहाँ पर बच कौन रहा, 3 ना, तो ये 3 जो है वो c का काम कर गया, 3 क्या हो गया, c हो गया। अब यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। अब ये क्या है कि माइनस b है, तो b के जगह पर 11 है, माइनस को टेंशन ना लेंगे, उसके आगे माइनस देंगे, ठीक है, जो रूल है वही करेंगे। और यहाँ पर a है, तो a का वैल्यू निकाला भाई मेरे 6 है, हम यहाँ पर पुट कर दिया 6, यही तो इसका आंसर है, यही तो इसका अल्फा प्लस बीटा 2 शून्यक का योग निकाल लिया, यही तो मुझे निकालना था और यही मुझे आके इंड कर देना था। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट को भी आप में याद हो गया होगा। उसके साथ आप याद के लिए एक जानकारी और आप ले लो, क्या ले लो, कि अगर बोल दे भाई मेरे कि शून्यकों का गुणनफल, क्या बोल दे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, इसके लिए फॉर्मूला होता है c बाई ए, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, c बाई ए। इतनी बात समझ में आया कि नहीं, शून्यकों का गुणनफल बोल दे तो अल्फा इंटू बीटा के लिए फॉर्मूला होता है c बाई ए, शून्यकों का योग बोल दे तो माइनस b बाई ए। इस तरह से आप माइंड में थर्ड मेमोरी में लॉक कर लोगे, क्योंकि ये कुछ होने वाला है, एग्जाम में तहलका मचाने वाला है, इसलिए आपको कंसेप्ट को ध्यान में रखोगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का हिंट करते हैं, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के अगले टर्म पास जाते हैं। अब देखो भाई मेरे, अब अगला टर्म क्या है वो देखेंगे, अगला टर्म को हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, यहाँ पर समझेंगे पहले कि आपके कौन सा क्वेश्चन के पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब क्वेश्चन कौन सा आने वाला है ये देखेंगे। चलिए आप मेरे साथ बने रहें, लगन से रहें, कुछ आपको मैं प्रॉफिट देने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ बक रहा हूँ, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप जो है देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना भाई मेरे, 2166 है, 2166 है। क्या दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, दो है, एवं उनका मासा, उनका मासा 19 है, उनका मासा कितना भाई मेरे, 19 है। तो लासा ज्ञात करें, तो क्या ज्ञात करें, लासा ज्ञात करें, लासा ज्ञात करें, ठीक है। आइए समझते हैं ये क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, आने के चांसेस बने रहते हैं, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मासा 19 है तो लासा ज्ञात करें। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब आप कैसे इस क्वेश्चन के जरिए आंसर तक पहुंचोगे, क्या कंसेप्ट लगाओगे, कैसे अपने पेन को उठाओगे और माइंड को दौड़ाओगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक बार फिर हम बताते हैं कि ऐसा कंसेप्ट क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल और उसके बाद आगे लासा और मासा का चर्चा। इसका मतलब हमें बेसिक क्लास के पास ले जा रहा है। अब आप बेसिक क्लास का जानकारी ये कहता है कि जब दो संख्या का गुणनफल हो, मान लिया पहला संख्या 1 है, दूसरा संख्या, इस तरह से दो संख्या, तो उसके रिस्पेक्ट में एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है भाई मेरे, कि दो संख्याओं का गुणनफल के लिए होता है कि एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम
गुने क्या होता है HCF, यानी लासा मल्टीपल मासा, यानी लासा मल्टीपल क्या होता है मासा। इतनी बात तो समझ में आ गया। यानी दो संख्या का गुणनफल के लिए सूत्र होता है लासा गुने मासा, LCM गुने HCF। लासा को हम लोग LCM अंग्रेजी में कहते हैं, मासा को भी हम लोग HCF कहते हैं। इसका फुल फॉर्म अगर जानने का कोशिश करते हैं तो आइए मैं बताता हूं। LCM का मतलब होता है लोअर कॉमन मल्टीपल होता है, HCF का मतलब हायर कॉमन फैक्टर होता है जिसको गुणनखंड कहते हैं। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या आता है और इसमें लोएस्ट मतलब छोटी सी छोटी संख्या का बात करता है। यही LCM और HCF का रोल होता है। अब इसके रोल से सहायता से हम कैसे इसके आंसर के पॉल तक पहुंचेंगे वो भी देखिए। पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, LCM गुने HCF। पहला संख्या यानी दोनों संख्या का तो गुणनफल दिया हुआ है ही, कितना भाई मेरे 2166 है, इज इक्वल है, बीच में साइन अब दे देंगे। अब उसका कह रहा आगे कह रहा क्या कह रहा आगे कह रहा क्या कह रहा मासा 19 है, हम यहाँ पर मासा के जगह पर 19 देंगे, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये कह रहा कि जो बच गया वो कौन बचा, लासा बचा, यानी मेरे को लासा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना भाई मेरे, लासा। तो यहाँ पर जब इससे इसको मल्टीपल करोगे बच गया एक ही अननोन वैल्यू, तो इसको इससे आराम से कटेगा, 19 से का 19 होगा। फिर उसके बाद जो है इसमें बच गया, कितना बच गया 2 बच गया, 19 से का 19 होगा। फिर जब 2 बच गया इससे जब डिवाइड कर दोगे तो पता ही चलेगा, इसको डिवाइड कर दोगे ना भाई मेरे तो बिल्कुल आसानी वे में यहाँ पर जो है मतलब 19 से का 19 आ गया। इस तरह से बात करते हैं हम तो 114, यानी लासा का जो मान आएगा, लासा का जो मान आएगा वो बिल्कुल जो है 114 आएगा, यानी 114 बार में 2166 को 19 काट देगा, इसीलिए इसका एलसीएम जो हो जाएगा 114 होगा। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। सिर्फ प्रोसेस को जानो, कैलकुलेशन से मतलब मत रखो। कैलकुलेशन जो है 9th 8th में हमने पढ़ा है, हमने वहां टाइम गुजारा है आपने, तो वहां से जरूर सीखे होंगे, ऐसे नहीं 10th में आ गए। 10th आने से पहले आपको जो है आपको 1 क्रॉस करना पड़ता है, 2 क्रॉस करना पड़ता है, यहाँ तक कि 9 और 8th में जब जागते हैं तो वह सब भी हम लोग को बुक को पढ़ना पड़ता है मैथ को। तो मुझे उम्मीद है कि कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका मजबूत होगा, आपका स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो सिर्फ प्रोसेस जानो कि कैसे हम कंसेप्ट के सहायता से हम चीजों को बाहर निकालते हैं और उसके सहायता से आंसर के हद तक पहुंचते हैं। तो हमने प्राप्त किया यह क्वेश्चन का आंसर लासा 114 होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बात करते हैं, आगे की ओर चर्चा करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं। आइए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। आइए हम लोग बने रहें, साथ रहें, आप मेरे साथ रहिएगा तो मैं बिल्कुल एनर्जी में रहूंगा, आप मुझसे दूर चल जाइएगा तो फिर मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। आइए देखिए क्या कहता है यहां पर। क्वेश्चन कहता है भाई मेरे, यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, आपको मैं बता रहा हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जो पढ़ा दिया उसे हटा के कुछ और क्वेश्चन बच रहा है उसे मैं सोचा हूँ लिखा देता हूँ। लिखा दो आर त्रिज्या वाले, चलिए यही बनाते हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्त में आर त्रिज्या वाले वृत्त में ठिट्ठा डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड का, ठिट्ठा डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड का संगत चाप की लंबाई ज्ञात करें। चाप की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। चाप की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा, ये ऐसे क्वेश्चन का सामना आपको एग्जाम में मिलते रहता है, ऑब्जेक्टिव में आते रहता है। आर त्रिज्या वाले वृत्त में ठिट्ठा कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करें, जिसे हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला ही पूछ रहा भाई मेरे कि वो फॉर्मूला क्या मांग रहा है कि चाप की लंबाई मांग रहा है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ठिट्ठा बटा
2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। क्या होता है? चाप की लंबाई के लिए क्या प्रोसेस होता है? 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। इस चीज को आप बिल्कुल माइंड में लॉक कर लें कि आर त्रिज्या अगर रहेगा तो उसके यहाँ पर त्रिज्या आर है तो हम लोग कैपिटल आर देंगे। ठीक है, ये सब चीज का ध्यान रखेंगे कि आर अगर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड की संगत चाप की लंबाई, तो उसके लिए सूत्र होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। इस तरह से आप जो है बिल्कुल जो है इसका माइंड में लॉक रखें, किसी तरह का आपको टेंशन ना हो, समझे? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आने के चांसेस बने रहते हैं। यहाँ पर 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री होता है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखेंगे। चलिए, यानी चाप की लंबाई के लिए क्या 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र होता है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। फिर आपके सामने आया, आपके सामने भाई मेरे कौन सा क्वेश्चन है कि एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है। एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है। एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है। इतनी बात तो समझ गए हो। तो 176 मीटर की दूरी तय करने में, हो तो 176 मीटर की दूरी तय करने में, करने में 176 मीटर की दूरी तय करने में पहिया को कितना चक्कर लगाने पड़ेंगे? 176 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? ठीक है, ठीक है, एक पहिया को 176 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चन बड़ा आता है एग्जाम में। आइए हम लोग इसको समझते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है। आपके सामने भाई मेरे पहिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी पहिया जो होता है एक वृत्त का रूप होता है, वृत्त का आकृति होता है, वृत्त का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है। इसका जो व्यास का है, यानी वृत्त का व्यास बोल दिया, व्यास का मतलब 2r बराबर कितना हो गया भाई मेरे? 40 सेंटीमीटर हो गया। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो गया। इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब ये कह रहा है कि 176 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। तो भाई मेरे, मैं आपको पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज से अगर मैथ को बनाता हूं तो थोड़ा सा आप टर्म को समझो, कि जब टर्म को समझ जाओगे तो फिर चीज को, बड़ा से बड़ा चीज को आप आसानी वे में बना लोगे। क्या टर्म को मैं समझा रहा हूं वो चीज आप जानो। देखो यहां पर आप ध्यान दो, मेरे साथ बने रहो। देखिए, इस तरह से अगर पहिया है तो मान लिया ये वृत्त है, सर्किल है, तो परिधि उसे कहा जाता है जो एक बिंदु से स्टार्ट होता है वहीं पर आकर रुक जाता है और इस तरह से गोल आकृति बन जाती है, उसी को हम लोग परिधि कहते हैं ना। परिधि का मतलब गोलाकार, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं आती है, इस तरह का एक आकार होता है, इसके हम लोग परिधि कहते हैं वृत्त के नाम, वृत्त के अंदर। ठीक है, एक पार्ट होता है परिधि, जिसको हम लोग इंग्लिश में सरकमफ्रेंस के नाम से जानते हैं। अब देखो यहां पर कह रहा है कि पहिया जो है, जब मान लिया एक पॉइंट है और एक पॉइंट स्टार्ट यहां से हुआ, फिर इसी पॉइंट पर आ गया और इस तरह से गोलाकृति जो बना लिया, तो वहां पर एक चर्चा कर दिया कि 176 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो भाई मेरे, पहले हम मान लेते हैं कि पहिया जब एक परिधि तय करी होगी, यानी 2 पाई आर, एक परिधि का मतलब हुआ, सूत्र होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर मीटर की दूरी तय करने में, पहले मैं लॉन्ग टर्म में बना रहा हूं, दूरी तय करने में पहिया जो है, पहिया एक चक्कर लगाता है। कितना चक्कर लगाता है? एक चक्कर लगाता है। इतनी बात तो समझ गए कि पहिया 2 पाई आर की मीटर की दूरी तय करने में एक चक्कर लगाता है। तो 1 मीटर की दूरी तय करने में कितना लगाएगा? तो 1/2 पाई आर, 1/2 पाई आर लगाएगा। इसलिए 176 मीटर की दूरी करने में, तो इसलिए 176 मीटर की दूरी करने में, तो यहां पर क्या होगा? 1/2 पाई आर होगा 176, ये मल्टीपल में हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा लगाएगा तो ज्यादा लगाएगा। अब यहां से हम चीजों को तोड़ना शुरू करते हैं। क्या करेंगे कि 1/2 पाई का वैल्यू 22/7 हुआ भाई मेरे। आर का वैल्यू कितना है? 20 है। 20 सेंटीमीटर है। 20 क्या है? सेंटीमीटर है। और यहां पर मीटर है, तो वहां पर उसको भी हटाएंगे। पहले हम क्या जाने कि 176 यहां पर कर लें, और ये हो गया आपको 176 हो गया। फिर यहां पर क्या हो जाएगा कि ये 7 ऊपर चल जाएगा। जब 7 ऊपर चल जाएगा तो 176 मल्टीपल 7 हो जाएगा, नीचे 2 बच जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 22 बच जाएगा। अब उसके बाद क्या
22 8 176 होता है, 2 चौके 8 होता है, इतनी बात तो समझ गए। 22 8 176 होता है, 2 चौके 8 होता है, तो 2 पाई आर, यहाँ पर आर का वैल्यू तो 20 देंगे ना, यहाँ पर आर का वैल्यू क्या होगा 20 होगा, तो इसलिए यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। यहाँ पर देखो कैसे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, पहले 1 मिनट, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से मैं बता देता हूँ आपको कि 1 मीटर की दूरी करने में 2 पाई आर हो गया, 2 पाई आर मीटर होगा, इसलिए 176 मीटर की दूरी तय करने में तो 1 बटा ये हो गया पाई हो गया और ये हो गया आर हो गया, यानी 176 हो गया। इतना ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे, 1 बटा 2 गुने 22 बटा 7 कर देंगे भाई मेरे, और यहाँ पर आर का वैल्यू 20 दिया हुआ है, इसको हम लोग फिर बदलेंगे मीटर में, 176 हो गया। अब देखो 22 8 कितना होता है 176 होता है, ये 7 इसके साथ चल जाएगा, यानी 7 इधर चल गया, तो 2 चौके कितना होता है 8 होता है। अब ये चल गया कितना, ऊपर 7 चौके 28 हो गया, नीचे में कितना हो गया भाई मेरे 20 हो गया। अब 20 जब नीचे में हो गया तो यहां से ये क्या होगा 100 से मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, तो 20 पचे कितना हो गया 100 हो गया। अब 28 पचे कितना, 8 पचे 40 के 0, हाथ में रहा कितना 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 140 चक्कर लगाएगा। यानी इससे प्रोसेस से हम लॉन्ग प्रोसेस से समझ गए कि कैसे हम लोग जो है प्रोसेस को आसान किया, कैसे समझते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए भाई मेरे, तो आप बिल्कुल हदियाओ नहीं, उसके लिए क्या करो कि चुपचाप से जितना दूरी दिया हुआ है तो वहां पर क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई आर, और यहाँ पर d बराबर क्या होता है, यहाँ पर इसका दूरी हम लोग निकालते हैं 2 पाई आर, और यहाँ पर 176 होता है। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन करके 22 बटा 7, अब यहाँ पर जो है r है 20 है, और यहाँ पर d का मान जो है निकल जाएगा 176। जब आप कैलकुलेशन पूरा काट छांट लोगे तो पता ही चलेगा कि आप जो है 140 चक्कर तक ही लास्ट आओगे। ठीक है, तो हम रिस्पेक्ट में अगर ऐसा फॉर्मूला, ऐसा आपको मैथ आ जाए एग्जाम में या प्रैक्टिस में बुक में, तो आप जो है ऐसे कंसेप्ट से भी बना सकते हो। इसके लिए दूरी के रिस्पेक्ट में 2 पाई आर डी बराबर 176 होता है, फिर कैलकुलेशन करके अगर सेंटीमीटर का बात है तो उसको मीटर में कर देंगे, और मीटर का बात है उसको सेंटीमीटर में कर देंगे। ठीक है, जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो उसी के रिस्पेक्ट में आगे पीछे ऊपर नीचे गुना करके 100 से, तो हम लोग जो है उसके क्वेश्चन को एक वैल्यू में करके या तो मीटर या तो सेंटीमीटर में हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन को समझ में आया होगा। अगर जिस बच्चे को दोनों समझ में आया तो और भी अच्छी बात है, लेकिन ना सभी समझ में आया तो चीजों को 2-3 बार आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आसानी वे में ये समझ जाओगे ये हमसे क्या कहना चाहता था, कैसे हमने 2 पाई आर मीटर की दूरी से स्टार्ट किया, कैसे 1 मीटर लिया। फिर मैं बार बार बोल रहा हूं कि चक्कर का मतलब होता है पूरा एक चक्कर, तो एक चक्कर में कोई भी वृत्त जो होती है भाई मेरे 2 पाई आर मीटर की दूरी तय करती है। यहाँ पर मीटर में रिस्पेक्ट है तो मैंने माना कि 2 पाई आर मीटर की दूरी तय करने में पहिया एक चक्कर लगाता है, 1 मीटर की दूरी करने में तब और कम लगाएगा, तो 1 बटा 2 पाई आर 176 मीटर में तो और ज्यादा लगाएगा, तो ज्यादा से मल्टीपल हो गया। यही तो इसका रूल था। अगर ना टेंशन लग रहा तो फिर इस प्रोसेस से भी बना लेंगे, यानी दोनों को समझ गए तो और भी अच्छी बात है, और भी प्रॉफिट वाली बात है। ठीक है, चलिए क्लास का अब जो है टाइम काफी हो गया है, मैं अब क्लास को अपनी यहीं पर विराम करता हूं। फिर हम लोग जो है कल मिलेंगे पूरे एनर्जी के साथ, पूरी तरह से आप तैयार रहें और अपने एग्जाम के प्रति आप पूरी लगन से, ईमानदारी से अपने कामों को, अपने कर्तव्य को, आने वाला हिस्ट्री को, मैथ से रिलेटेड बात को और उसके बाद एग्जाम की बात को, सारी चीज को पहलू में रखते हुए आप अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम दें, आप अपने लाइफ को समझे, फ्यूचर को समझे। फिर आगे चल के जो है आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मेरा अभी का समझाना आपके 5 साल 4 साल जब बीत जाएगा तो आप समझोगे कि हम क्या आपके लिए समझाते थे, लेकिन उस टाइम आपके पास वक्त नहीं होगा, टाइम नहीं होगा कि कुछ आप कर पाओ। ठीक है भाई मेरे, आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, पूरा लगन से पढ़ें, क्योंकि कोई आपके फैमिली में है जो आपको अच्छा देखना चाहता है, कोई आपके फैमिली में है जो आपके अच्छे मार्क्स को चाहता है, कोई आपके फैमिली में है जो आपको चाहता है कि बिल्कुल जो है टॉप लेवल में लाने के लिए। तो इसीलिए उन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए, पास पड़ोस, दोस्त यार, अच्छे बुरे सबका बात रखते हुए आप अपने लगन से, पूरी वफादारी से, ईमानदारी से आप अपने काम पर लगे रहो। ठीक है, और अगर आज का क्लास मेरा अच्छा लगा हो भाई मेरे, तो मेरे लिए एक कमेंट तो बनता ही है, लाइक
बनता ही है। और नए अगर मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं भाई मेरे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मेरे क्लास को आप सब्सक्राइब भी कर दें, मेरे चैनल को कर दें, ताकि मैं और भी आगे चल के अच्छा करूं। क्योंकि आपके एक लाइक से अगर किसी को खुशी मिलती है तो ऐसा आप 1000 लाइक करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि लाइक से आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपके लाइक से किसी का फायदा जरूर है, किसी का प्रॉफिट जरूर है। तो प्लीज आप मेरा हेल्प करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी ईमानदारी से आपको हर अच्छा कंटेंट दूं, अच्छा बेस दूं, ताकि आने वाला फ्यूचर आपका अच्छा हो, आने वाला हिस्ट्री आपका अच्छा हो। ठीक है भाई मेरे, आज के क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलें।